शुरुआत करते हैं गुजरात के वडोदरा से, जहां टाटा के विमान विनिर्माण प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने किया C295 निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। यह देश का पहला एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में रखी थी इसकी आधारशिला। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेंज भी इस दौरान मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने किया रतन टाटा को याद और कहा कि हाल में हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खो दिया है। अगर आज वो हमारे बीच होते तो उन्हें खुशी होती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो खुश होगी। ये C295 विमान फैक्ट्री नए भारत की नए कार्य संस्कृति को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी इससे आगे कहते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को निर्यात किए जाएंगे। देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 बड़े रक्षा गलियारे बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से भारत डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है, यकीनन जल्द ही भारत की धाक डिफेंस सेक्टर में होगी, क्योंकि जिस तरीके से भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 15% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है निर्यात में, उसे अगले 10 सालों में बढ़ाकर 30% के आसपास करने की तैयारी। और जिस तरीके से वैश्विक तनाव दुनिया भर के अंदर है, उसमें ना सिर्फ वैश्विक शांति के लिए भारत मुफीद है, बल्कि डिफेंस सेक्टर में वेपन्स इंडस्ट्री भी जिस तरीके से भारत डेवलप कर रहा है, आने वाले दौर में रूस, अमेरिका और चीन के बाद अगर जो सबसे बड़ा डिफेंस सेक्टर होगा वो भारत के पास होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत के डिफेंस सेक्टर की दुनिया भर में धाक है। भारत अब तेजी से हथियारों के निर्यात में आगे बढ़ रहा है। भारत अब आयात से ज्यादा निर्यात पर ही जोर दे रहा है, क्योंकि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के जरिए जिस तरीके से भारत ने डिफेंस सेक्टर को मजबूत किया और अपने न सिर्फ डिफेंस सेक्टर से जुड़े वेपन्स, मिसाइल और एयरक्राफ्ट को तैयार किया, यहां तक कि पनडुब्बियों को तैयार किया जा रहा है। उसके बाद कहा जा सकता है कि भारत जल्द टॉप 3 में शामिल हो जाएगा निर्यात के मामले में। एक आंकड़ा आपको बता रहे हैं, साल 2023 से 24 में दूसरे देशों को भारत ने 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार सप्लाई किए, बेचे। भारत कुछ साल पहले तक अमेरिका और फ्रांस से बड़ी मात्रा में हथियार लेता था। इसमें एक और देश जोड़ लीजिए, रशिया, रूस। लेकिन अब भारत इन दोनों देशों को रक्षा सामग्री निर्यात कर रहा है। अजरबैजान के साथ संघर्ष के बाद से आर्मेनिया में बड़े पैमाने पर भारत से हथियार खरीदे गए हैं। कुछ जिक्र हम कर रहे हैं जिनमें आकाश वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम है, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, 155 मिलीमीटर आर्टिलरी गन जैसे तैयार हथियार प्रणालियां भारत से खरीदी जा रही है। और ये यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत गन क्रिएट कर रहा है, इसके अलावा तेजस क्रिएट हो रहा है और अब C295 क्रिएट हो रहा है, ये अपने आप में बता रहा है कि भारत बहुत तेजी से डिफेंस सेक्टर में वो हब बनने वाला है, जिस पर नजर पूरी दुनिया की होगी कि अगर आपको शांति का संदेश चाहिए तो भी भारत से मिलेगा, और अगर युद्ध के लिए सामग्री चाहिए तो भी भारत से मिलेगी। बुद्ध से लेकर युद्ध तक जो भी चाहिए आप चुनिए, भारत आपको सप्लाई करेगा। लेकिन अब बात करते हैं सियासत की। महाराष्ट्र बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 उम्मीदवारों के नाम अभी तक आ चुके हैं और उसमें कुल मिलाकर कहा जाए तो अभी तक बीजेपी ने 146 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। बोरीवली से स्नेहा दुबे को टिकट दिया गया है, जबकि वर्सोवा से भारतीय हेमंत बीजेपी प्रत्याशी है। लातूर शहर से अर्चना चाकुरकर को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मिर्तिजापुर से हरीश पिंपले को प्रत्याशी बनाया गया। मोर्शो से उमेश यावलकर को टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र लोकसभा उपचुनाव के लिए भी बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। बीजेपी ने नांदेड़ से संतुक हंबर्डे को टिकट दिया है, लेकिन यहां टिकट महत्वपूर्ण नहीं है, यहां गठबंधन महत्वपूर्ण है और वहां का जो जातीय समीकरण है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है महाराष्ट्र की सियासत में कि 2 मूल पार्टियां 2 अलग आइडियोलॉजी के साथ चुनाव लड़ रही हैं। चाहे वो शरद पवार की पार्टी हो
जो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, शरद पवार वर्सेस अजीत पवार। और जब एक पार्टी के दो टुकड़े होते हैं तो कार्यकर्ताओं के टुकड़े होते हैं और संगठन जमीन पर मजबूत होने की जगह बहुत ज्यादा कमजोर होता है और उससे वोटों का डाइवर्सन होता है। हालांकि बीजेपी के साथ जो इस वक्त शिंदे के साथ मूल शिवसेना है, मूल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चिन्ह है वो शिंदे की शिवसेना के पास है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास नहीं। वर्तमान में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से जो चुनाव लड़ने वाले थे वो शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। यहां की सियासत अभी बहुत करवटें लेगी और परिणाम के बाद और ज्यादा करवट लेती नजर आएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने तीसरी सूची जारी किया और उसमें 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। रोशनी जायसवाल को लेकर हरियाणा से विधायक विनेश फोगाट की प्रतिक्रिया आई। विनेश फोगाट ने कहा कि हम रोशनी जायसवाल के साथ खड़े हैं, उनके साथ जो भी मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले में हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। बीजेपी ने हमेशा महिलाओं के खिलाफ अन्याय के मामलों को दबाने की कोशिश की है। उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने हमें भी ट्रोल किया था। अगर उन्होंने हमें ट्रोल करने के बजाय महिलाओं की सुरक्षा की होती तो जनता ज्यादा खुश होती। हालांकि जवान, पहलवान और किसान ये हरियाणा की सियासत के चुनाव के अंदर खूब जोर से गरमाया, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि किसान, जवान, पहलवान सबने शायद बीजेपी को वोट दिया और इसलिए पहली बार हिस्ट्री में बीजेपी हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आई। और बात करते हैं पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जो धमकी मिली और उसके बाद जो माहौल गरमाया उसको लेकर। दरअसल झारखंड के जेल में बंद गैंगस्टर अमन के करीबी ने धमकी दी। अमन के करीबी मयंक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पप्पू यादव को धमकी दी। पप्पू यादव ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की प्रतिक्रिया आई। उसमें कहा गया कि मेरी कभी भी हत्या हो सकती है, मेरी सुरक्षा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की जाए। मेरी सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार गंभीर नहीं है। लगता है कि मेरी हत्या के बाद लोकसभा और विधानसभा में शोक संवेदना जताने के लिए ही वो सक्रिय हों, क्योंकि जो थ्रेट मिली उसमें लिखा गया कि अगर आप ऐसे ही मचलेंगे तो जल्द आपके नाम के आगे RIP यानी कि रेस्ट इन पीस लिखा जाएगा। इसके बाद सियासत भी गर्माती नजर आई। फिलहाल सुरक्षा की मांग की गई है, वाई श्रेणी से जेड श्रेणी करने की बात की गई और ये जो सारा कनेक्शन जुड़ा है ये एक बार फिर से जाकर उस लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़ा है जो इस वक्त कई मामलों में सुर्खियों में है। और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा की, जो कल भरतपुर के दौरे पर, अगर उनकी कार्यक्रम की बात की जाए तो सुबह 10:15 भरतपुर के MJ कॉलेज हेलीपैड पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। RBM अस्पताल सहित प्रदेश के 8 क्रिटिकल केयर यूनिट का प्रधानमंत्री कल वर्चुअली शिलान्यास करेंगे और इसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भरतपुर RBM अस्पताल में मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा। इसके बाद अपने पैतृक गांव अटारी जाने का भी उनका कार्यक्रम। अटारी में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4:45 के आसपास अटारी हेलीपैड से जयपुर के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो जाएंगे। गौ माता को राजमाता का दर्जा देने का मामला, गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत का बयान। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के फैसले का अध्ययन करेंगे विभाग। गोपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा महाराष्ट्र के निर्णय का अध्ययन और निर्णय के बाद विभाग मुख्यमंत्री के सामने मांग रखेगा। सीएम के सर पर होगा राजमाता का दर्जा देने का फैसला, क्योंकि महाराष्ट्र ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है और अब गोपालन मंत्री कह रहे हैं कि वो उसका अध्ययन कर रहे हैं कि महाराष्ट्र ने किस तरीके से उन्हें राजमाता का दर्जा दिया है। हालांकि आप इतिहास को खंगालिए और जो स्तनधारी जानवर हैं उनके बारे में पढ़िए। आपको इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ गाय ही ऐसी मिलेगी जिसके दूध को किसी और स्तनधारी को पिलाते आपने देखा होगा। इसके अलावा कोई दूसरा स्तनधारी आपको नहीं मिलेगा और इसलिए उन्हें जगत माता
राजमाता का दर्जा देने की बात हो। बीएसएफ डीजी का दक्षिण बंगाल दौरा और दलजीत सिंह चौधरी की अधिकारियों से बातचीत। सीमा पर परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता को लेकर मुख्य सचिव, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और सीपीडब्ल्यूडी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। परियोजनाओं में सीमा चौकियां, सीमा पर बाढ़ और सीमा पर सड़कों का निर्माण शामिल है। भारत बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा की, जवानों के स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान देने की भी उन्होंने बात की। बिजली बिल की झंझट से फ्री होंगे सरकारी दफ्तर। राजस्थान राज्य अक्षय ऊर्जा निगम का सौर ऊर्जा प्रोत्साहन का अभिनव प्रयास। एसीएस ऊर्जा आलोक और प्रमुख सचिव RRECL आलोक गुप्ता के निर्देशन में सफलता। बजट घोषणा की पालना में 388 मेगावाट की रूफ टॉप सोलर परियोजनाएं फाइनल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल HAM पर लगाए जाएंगे 17 जिलों में ये सोलर प्रोजेक्ट। कुल मिलाकर 13 जिलों में 1173 मेगावाट क्षमता के लिए निविदा प्रक्रिया आमंत्रित की गई है। इनमें से जिन जिलों के लिए फर्मों ने दी है सहमति, वहां जल्द जारी होंगे कार्यादेश। इस मॉडल में एक तरफ जहां सरकार पर नहीं आएगा कोई अतिरिक्त बड़ा वित्तीय भार, साथ ही बिजली के भारी भरकम बिल से भी सरकारी दफ्तरों को निजात मिलेगी। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्या वाकई में सुधरेगा, क्योंकि सवाल यह है कि कब सुधरेगा पाकिस्तान। अब क्रिकेट कोच गैरी क्रस्टन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। वनडे और T20 में पाकिस्तान के मुख्य कोच थे क्रस्टन। मई के अंदर जिम्मेदारी संभालने वाले क्रस्टन ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मतभेद होने के बाद यह पद छोड़ दिया है। टीम चयन अधिकार छीनने के साथ कई मामलों से नाराज चल रहे थे। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान की नियुक्ति में भी सलाह नहीं ली गई थी। बाबर आजम को हटाया गया था, रिजवान को जगह दी गई थी और उनको कोच बनाया गया था। क्रस्टन जैसे कोच के लिए कई टीमें रहती हैं लाइन में, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड ने उनकी भी बेकदरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रस्टन जैसे कोच के देखरेख में भारत ने 2011 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था। सवाल यह कि आखिर शेयर बाजार की गिरावट पर ब्रेक लग गया है या फिर ये एक टेम्पररी ब्रेक है जो और ज्यादा शेयर बाजार को ले जा सकता है नीचे की तरफ। क्योंकि हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि आज शेयर बाजार में तेजी नजर आई। 5 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 602.75 अंक की बढ़त के साथ 80,005 रुपए 4 पैसे के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 158.35 अंक की बढ़त के साथ 24,339.15 के स्तर पर बंद। दीपावली से पहले निवेशकों को 4.5 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। बीते हफ्ते बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई थी। हालांकि बाजार जाते जाते एक बार फिर से 80 पॉइंट गिरा है निफ्टी के अंदर। तो इंटरेस्टिंग यह है कि क्या कल बाजार पॉजिटिव खुलेगा, क्योंकि कल धनतेरस है और जमकर खरीदारी होगी। लेकिन क्या बाजार में होगी, सवाल बड़ा है।